तो हम आज के लेक्चर में वेक्टर के थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो हम सब पहले समझते हैं कि पहला थ्योरम जो हम करने वाले हैं उसमें क्या क्या है। तो इसमें बोल रहा है टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर। दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ए और बी कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब बेसिकली होता है कि एक ही वेक्टर पर दोनों लाई कर जाए, ए और बी, या फिर दोनों सेपरेट हो बट दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो। दो चीज़ें होती है कोलिनियर का मतलब, या तो एक ही वेक्टर पे लाई कर जाए दोनों, ए और बी पॉइंट देके, ठीक है, या फिर वो दोनों ही क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये दो कंडीशन होती है कोलिनियर की। अब क्या बोल रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर एम एंड एन, इनके बीच में स्केलर एम और एन आना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, और इसमें से दोनों में से कोई भी एक वेक्टर एटलीस्ट तो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब दोनों भी नॉन जीरो एक साथ नहीं होना चाहिए। सच दैट ये प्रूफ करना है, एम ए प्लस एन बी, क्या प्रूफ करना है, एम ए वैक्टर प्लस एन बी वैक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वैक्टर, ये प्रूफ करना है। उसने बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है और हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रूफ में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर। जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर कुछ टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा। क्या होगा, टी टाइम्स, और ये टी क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब एक ही वेक्टर है, दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड में चेंजेस है। तो मैग्नीट्यूड चेंजेस है मतलब ए छोटा है तो उसकी मैग्नीट्यूड की जो टी की वैल्यू होगी कांस्टेंट होगा, वो कम होगा। अगर ए बड़ा होता है बी वेक्टर से तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती, ज़्यादा होती। बस इतना दिमाग में रखना। तो ए वेक्टर क्या होता है, टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, कोलिनियर हो। तो ए एंड बी आर कोलिनियर उसने पहले ही बोल के रखा हुआ है। इसमें हमें दो तरफ से प्रूव करना पड़ेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, तो ये हम सबसे पहला वाला ओनली इफ़ कर रहे हैं। ओनली इफ़, ओनली इफ़ का मतलब होता है हम सीधा जाएंगे, मतलब हमें ए बी वेक्टर कोलिनियर दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। और इफ़ का मतलब होता है हम उल्टा जाएंगे, मतलब ये जो प्रूव करना है उसे इसे स्टार्टिंग समझेंगे और फाइनली हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ए और बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, तो ओनली इफ वाला पहले कंडीशन चालू करते हैं। ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ये लिख दिया, कोलिनियर वेक्टर्स पे लिखता हूँ, कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मिल जाएगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो कि टी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, टी क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे अभी इसका खेल खत्म हो चुका है। ए वेक्टर अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ दोनों को एक तरफ, माइनस टी बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ लेट कर लेना है। क्या करना है, लेट, जो ए वेक्टर के आगे कुछ नहीं होगा तो वन होगा, तो हमें लेट कर लेना है कि जो एम इज इक्वल टू वन एंड एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी, ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो हमें जो प्रूव करना था वो सिंपल सा हो चुका है। ठीक है, एक मिनट। तो हमारा जो प्रूव करना था वो क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे कभी भी हमें जो प्रूफ करना होता है वो दो तरीके से करना होता है। एक तो ओनली इफ वाला, और इफ वाला भी हमें प्रूफ ही करना है। ठीक है, इफ वाला कैसे आएगा, इफ वाले में क्या होगा, इफ अदर पार्ट में अगर हम सॉल्व करने जाए तो इसमें हम स्टार्ट ही करेंगे एम ए वैक्टर प्लस एन बी वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या, जीरो। अब इसे अगर स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, एक पार्ट को हम राइट साइड भेजते हैं तो ये मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर साइड में लिख लेता हूँ, तो यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे जगह आएगा। ए वेक्टर क्या मिलेगा मुझे, माइनस एन अपॉन एम बी वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन एम
क्या आएगा, बी वेक्टर। यह आ गया। यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेट कर सकता हूँ, क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ टी इज इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू टी बी वेक्टर। अगर ऐसा कंडीशन हो तो हम क्या लिखते हैं, ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। यहाँ पे एक रीज़न लिख सकते हो, ये जो एन बाई एम है, यहाँ पे एम नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, एम नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि एम अगर जीरो हो गया तो ये वाला टर्म कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से क्वेश्चन में भी बोला था कि इसमें प्रूफ करना है हमें कि वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो, मतलब कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे एन और एम में से एक तो नॉन ज़ीरो हमने प्रूफ भी कर दिया दूसरे वाले कंडीशन में, इसमें इफ़ वाले कंडीशन में हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमें दो तरीके से प्रूफ करना है कभी भी, ऑनली इफ़ और इफ़। ऑनली इफ़ का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग जो भी दिया है वो करना है और जो फाइनली प्रूफ करना है। ठीक है, बट हमारा जो इफ़ होता है वो उल्टा होता है, जो हमारा प्रूफ हो चुका है उससे हमें वापस से जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन वो प्रूफ करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट। अब हम पार्ट करते हैं पार्ट टू की, जो कि हमारा दूसरा थ्योरम है। दूसरे थ्योरम में भी सिंपल सा सेम ही स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे। तो थ्योरम टू स्टार्ट करते हैं। थ्योरम टू में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर वेक्टर। ए और बी वेक्टर क्या है, नॉन कोलिनियर। इस बार नॉन कोलिनियर ही बोल के रखा हुआ है, मतलब ए एंड बी वेक्टर क्या बोला है, आर नॉन कोलिनियर। अगर ए और बी वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर बोल के रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, ए इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसने क्या बोला है, नॉन कोलिनियर। और क्या बोला हुआ है, अ वेक्टर आर इज कोप्लेनर। अब कोप्लेनर क्या होता है, कोप्लेनर बेसिकली मतलब होता है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। मतलब ये अगर ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, तो ये मेरा आर जो वेक्टर होगा वो तीनों ही इसी प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोप्लेनर। तो इन्हें क्या कहेंगे आप, कोप्लेनर। ठीक है, और क्या बोला, कोप्लेनर विथ ए एंड बी वेक्टर। पहले बोलते हैं आर वेक्टर क्या है, इस कोप्लेनर विथ ए एंड बी। इफ एंड ऑनली इफ, इफ एंड ऑनली इफ लिख दिया, मतलब दोनों तरीके से प्रूव करना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिट स्केलर T1 एंड T2 सच दैट ये रिलेशन, मतलब हमें ये दिया हुआ है कि ये तीनों वेक्टर को प्लेनर है और हमें प्रूफ क्या करना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू T1 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस T2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। हमें दिया ये है और हमें प्रूफ ये करना है। ठीक है, अब वही प्रूफ अगर कर रहे हैं तो दोनों तरीके से करेंगे। जैसे पहले ऑनली इफ के साथ, फिर इफ के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑनली इफ में वही लेट कर लेते हैं, जो ए वेक्टर है, एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आए कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं किसी भी एक पार्ट को ए वेक्टर मान लेता हूँ और यहाँ पे इसको क्या बोल लेता हूँ, बी वेक्टर मान लेता हूँ। और ये मेरा समझ लो ओरिजिन है ओ। ठीक है, ओरिजिन से ये वाला पार्ट ए वेक्टर और ये वाला पार्ट बी वेक्टर। और यहीं से एक और मैं बना लेता हूँ, जिसे मैं नाम दे दूँगा आर वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करें, क्या करें, एक ही प्लेन पे है। ठीक है, ये तीनों की एक ही प्लेन पे ही है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ, क्योंकि ये तो पूरा है, यहाँ जब तक एंड नहीं होगा तब तक बी वेक्टर ही है। मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले सकते हैं। थोड़ा इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या गया, जैसे अगर मैंने इसको पॉइंट ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ ओ, O2 ले लिया, इसको पी ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं क्यू। ठीक है, पी क्यू। तो ये जो पूरा था वो तो ए वेक्टर था, लेकिन ये जो है, अगर मैं ओ से लेके ओ ए वेक्टर की बात करूँ, ओ ए, सॉरी ओ क्यू की वेक्टर की, तो जो ओ क्यू वेक्टर है वो कुछ टी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा, मतलब T1 टाइम्स अगर मान लेता हूँ। यहाँ से ओ पी वेक्टर कितना होगा, T2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा बी वेक्टर है।
लेकिन वो सब कुछ पार्ट है, तो मतलब टी टू मतलब कुछ कांस्टेंट टाइम्स होगा। अगर छोटा वेक्टर है तो ये टी टू की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, बस इतना डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेट ए वेक्टर बल्कि इज along इज along ओके वेक्टर, और बी वेक्टर इज along ओपी वेक्टर, या फिर ओपी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखते हैं, जो आर वेक्टर है जो आर वेक्टर है आर वेक्टर कहाँ पे ले लेते हैं, इस पर ही कुछ पॉइंट ले लें। आर वेक्टर के लिए पी क्यू आर, आर तो है ही, एस ले लेते हैं। तो आर वेक्टर इज along ओ एस। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा जो ओ क्यू है, ओ क्यू ओ क्यू वेक्टर कितना है, टी वन टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और मेरा कितना है, ओ पी वेक्टर कितना है, टी टू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, टू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और चाहिए तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि जो टी वन है एंड टी टू है आर स्केलर क्वांटिटी, आर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया, जो डायग्राम में बनाया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे दो ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अगर मैं बोलूँ कि ओपी का जो वेक्टर है ये भी इसके पैरेलल ही है, तो ओपी जितना है उतना ही क्यू एस भी होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो ये पैरेललोग्राम तैयार होगा। और उसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ओपी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, क्यू एस वेक्टर के साथ, और कितना होना चाहिए, टी टू टाइम्स ऑफ पी वेक्टर। ठीक है, अब मैं मुझे ओ ए वेक्टर पता है, ओ क्यू वेक्टर पता है, ओ एस वेक्टर पता है, तो मैं ओ एस वेक्टर सॉरी ओ क्यू वेक्टर पता है, क्यू एस पता है, तो मैं ओ एस निकाल सकता हूँ कैसे, बाय ट्रायंगल लॉ। तो इस वाले में क्या लगाते हैं, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहले तो इसको मान लेते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मानता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर के डायरेक्शन में, तो फाइनली हमें ये मिलेगा। तो ओ क्यू ओ क्यू प्लस क्यू एस क्या मिलेगा मुझे, ओ, ठीक है, ओ एस वेक्टर। ये कहाँ से आया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। तो ओ क्यू पता है मुझे, टी वन टाइम्स ऑफ ए प्लस ओ एस भी पता चल गया, तो ये तो इक्वेशन नंबर वन ले लो। तो ओ एस क्या आ गया, टी टू टाइम्स ऑफ ई वेक्टर, और ओ एस कितना है, ओ एस ओ एस पहले से ही आर वेक्टर है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, चाहिए तो यहाँ पे भी लिख लेना, ओ एस क्या था, आर वेक्टर था। तो यहाँ पे ओ एस क्या आ जाएगा मेरा, आर वेक्टर। ठीक है, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन वन से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनली प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, आर वेक्टर जो है वो टी वन टाइम्स ऑफ ए प्लस टी टू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होता है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट करना है। ये तो क्या हो गया, ओनली इफ वाला पार्ट था, अब कौन सा पार्ट होगा, इफ वाला पार्ट। तो यहाँ पे जगह नहीं है,
तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ही उड़ा देते हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, नीचे भेज देते हैं। काफ़ी शायद, और थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, हाँ सही है। तो हम यहाँ पे इफ वाला पार्ट कर लेंगे। इफ वाले पार्ट में क्या करना है अपने को, इफ वाले पार्ट में क्या करना है, उल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू t1 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस t2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर दिया है। हमें प्रूव करना है ये तीनों क्या है, कोप्लेनर। अभी बात की थी, ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। ये ए वेक्टर माना था, इसको बी वेक्टर माना था हमने, और यहाँ पर कहीं पर तो आर वेक्टर माना है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में, इसलिए कोप्लेनर। अब ये रिलेशन से हमें प्रूव करना है कि ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। कैसे प्रूफ होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, एक मिनट यहाँ पे प्लस आएगा, आर कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। क्वेश्चन में सबसे पहले ये दिया हुआ था कि ए एंड बी आर कोप्लेनर वेक्टर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ए एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। अगर मैं इसमें T1 ए से मल्टीप्लाई करूँ और इसको T2 बी से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब इसका आधा भी अगर लूँगा मैं, ए के वेक्टर का अगर आधा भी लूँगा यहाँ पे, जैसे T1 ए मान लेता है इसमें, और इसके भी आधा अगर लेता हूँ मैं, तो इसको भी T2 बी मान लेता हूँ। तो भी ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर ही होंगे। मतलब ये वाली जो वेक्टर आएगी, नहीं वेक्टर आएगी, और ये वाला भी वेक्टर जो नया आएगा, वो भी तो इन दोनों प्लेन पे ही रहेंगे। तो ये दोनों भी क्या है, आर कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। ये दोनों चीज़ प्रूफ हो गई। अब ये बताओ कि ये दोनों तो कोप्लेनर थे, अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, मतलब ऐड कर दिया जाए, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले तो इन दोनों को प्रूफ करना था कोई कोप्लेनर है, फिर इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ऐड अगर करना है, तो ऐड करने के लिए मैं अगर यहाँ पे ट्रायंगल तैयार करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ तो, यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको पी नाम दे देता हूँ, और इसको क्यू नाम दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ओ पी वेक्टर और पी, ये आर हो गया, ओ पी वेक्टर, पी आर वेक्टर, और ये क्या हो गया, ओ आर वेक्टर। ठीक है, ये तीन वेक्टर है इसमें। यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, कि अगर मैं दो का सम करता हूँ, किसका, T1 ए का और T2 बी, T2 बी अगर इसके पैरेलल लो तो ये भी T2 बी ही होगा, पी से आर तक का T2 बी होगा, पी से आर वेक्टर जो होगा वो भी क्या होगा, T2 बी वेक्टर ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। और OP मुझे पता है कि T1 ए है, तो मैं यहाँ पे अगर ट्रायंगल लगाऊंगा तो OP और PR तो दोनों सम हो जाएंगे। अगर दोनों सम होंगे तो मेरे को यही बीच वाला वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, बीच वाला वेक्टर मिलेगा। अगर बीच वाला भी वेक्टर मिलेगा तो वो भी तो इसी प्लेन पे है, वो भी क्या है, इसी प्लेन पे। मतलब इन दोनों का जो सम आएगा वो भी क्या होगा, इसी प्लेन पे लाई करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, T1 ए वेक्टर प्लस, अगर T2 बी वेक्टर बनाऊँ मैं, तो ये क्या है, ये ए वेक्टर जो टी है, ए वेक्टर है, और हमारा एंड लिख रहा हूँ, एंड बी वेक्टर है, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर वेक्टर्स, आर कोप्लेनर वेक्टर्स। मतलब जो इनका सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो भी इसी प्लेन पे लाई करेगा, और ए वेक्टर बी वेक्टर ये भी इसी प्लेन पे ही लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करें। और T1 ए प्लस T2 बी जो आएगा, T1 ए, ये वाला एरो, ये वाला वेक्टर, और T2 बी मतलब ये वाला वेक्टर, तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा, आर वेक्टर ही बन जाएगा। उन दोनों का सम जो ट्रायंगल लॉ से मिलेगा वो ओ आर ही मिलेगा, वो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर। और नहीं तो यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, आर वेक्टर है। यहाँ से भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से भी। ठीक है, ये आर वेक्टर है, और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपस में क्या है, आर कोप्लेनर वेक्टर, आर कोप्लेनर वेक्टर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, हो सकता है तो अगर ना समझ में आए तो रट के भी जा सकते हो। ठीक है,
अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो इसे रट भी सकते हैं। क्या करना है, पहले ए और बी को कोप्लेनर बताना है, फिर दोनों का T1 T2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कोप्लेनर बनाना है, फिर उन दोनों का सम करके ए और बी के साथ कोप्लेनर बता देना है, और लास्ट में इन दोनों का सम मतलब आर होता है, और ए एंड बी कोप्लेनर ये दिखा के लास्ट में सॉल्व करके ख़त्म कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 मार्क्स पे, तो एटलीस्ट ये तो लिखना ही पड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। बाद में अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, बट ज़रूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे बढ़ते डायरेक्टली। नेक्स्ट वाला जो थ्योरम 3 है, अब थ्योरम 3 कैसे करना है वो देखते हैं। थ्योरम 3 भी एकदम सिमिलरली है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर भी। वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। वेक्टर, एक बार बना लेते हैं। वेक्टर, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ वेक्टर ए, इसको नाम दे देता हूँ वेक्टर बी, और इसको नाम दे देता हूँ मैं वेक्टर ए। ये तीनों भी क्या है, कोप्लेनर है। क्या है, कोप्लेनर। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, अब इफ एंड ओनली इफ कट गया तो मतलब दोनों सॉल्व करना है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन, नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या प्रूव करना है, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये प्रूव करना है। साथ में हमें ये बताना है कि एक्स वाई और जेड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तीनों के तीनों एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे। अगर तीनों ही ज़ीरो हो गए तो फिर इनका कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों तो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। प्रूव करते हैं। समझा, पहले क्वेश्चन समझा क्या है, ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करे, कोप्लेनार है, और हमें प्रूव करना है कि इनका तीनों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। और साथ में ये भी बताना है कि ये तीनों लीनियर जो कॉम्बिनेशन एक्स वाई जेड है वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए साथों में, तीनों के तीनों। तो सबसे पहले ऑन लीफ के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑन लीफ, ऑन लीफ में क्या लिखते हैं, द गिवन थ्री वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। ठीक है, अब कोप्लेनर है तो मैं लेट करता हूँ कि ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। अभी क्यों मैं मान रहा हूँ वो बताता हूँ। यहाँ पे केसेस लेने पड़ेंगे। केस वन, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। उसने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कोलिनियर का बात। अब कोलिनियर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस तैयार होंगे। क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये तीन वेक्टर्स कहीं पे रेंडमली पड़े हुए हैं। हो सकता है कि ये जो ए वेक्टर है वो आगे बी के आगे कहीं पड़ा हो, यहाँ पे कहीं ए वेक्टर पड़ा हो। अगर इनको देखा जाए तो बेसिकली ये दोनों क्या है, एक ही लाइन में लाई करके है, तीनों भी एक ही प्लेन में। अगर मैं सिर्फ ए बी और सी को देखूँ तो है तीनों भी एक ही प्लेन में, बट ये दोनों क्या हो रहे, एक ही लाइन में लाई कर जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ए और बी वेक्टर क्या हो जाए, वो लीनियर हो जाए। ठीक है, एक ये मान सकते हैं, और एक ये कंडीशन मान सकते हैं कि अगर इस लाइन में लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये तीनों भी क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो एक दो कंडीशन बनेगी, ए और बी क्या होगा, कोलिनियर होगा, और ए और मतलब और क्या होगा, तीनों भी नॉन कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनी टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर। ठीक है, तो लेट एनी बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब यहाँ पे जो कोलिनियर वेक्टर है, अगर ये दोनों कोलिनियर है मतलब एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर में लिख रहा हूँ प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर्स और ये भी बी वेक्टर्स, दोनों भी अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं मतलब कोलिनियर है, अभी तो पढ़ा था हमने कि एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पे मैं एक्स और वाई क्यों ले रहा हूँ, मैं एक्स और वाई क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, एक्स और वाई यूज पे है। इसके लिए मैंने क्या ले रहा है, एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये होता है डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स का। ठीक है, साथ में मैं इसमें एक बहुत ही सिंपल सा है कि इसमें अगर मैं
एक्स और वाई को ले लिया है, मैंने जेड को भी ले लूँ तो जेड को मैं जीरो सी वेक्टर मान लेता हूँ इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया वो जो हमें प्रूफ करना था। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बस ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने क्या किया, लेट जेड इज इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जीरो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ये हो गया। साथ में यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो कोऑर्डिनेट है इसके एक्स वाई जेड के, वो क्या हो गए, इक्वल्स टू किसके हो गए, एक्स वाई और जीरो के, एक्स वाई और जीरो के। अब यहाँ पे ये भी चीज़ प्रूफ हो गई कि ये तीनों भी जीरो साथ में होंगे नहीं। ठीक है, ये वाला चीज़ भी प्रूफ हो गया, और ऊपर वाला भी हमारा प्रूफ हो गया कि ये तीनों जो ए बी और सी है वो तीनों भी आपस में क्या होंगे, एक किसी नंबर के साथ कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे वो भी हो गया कि तीनों नंबर्स के साथ हैं, तो ये चीज़ भी प्रूफ हो गई, ये चीज़ भी प्रूफ हो गई, ये केस वन हो गया। अब इसी में केस टू करते हैं। केस टू क्या होगा, केस टू में हमने बोला कि अगर कोई भी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तो नो वेक्टर आर कोलिनियर, नो वेक्टर आर कोलिनियर। अगर कोई भी वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो क्या करेंगे। अब मुझे पता है कि कोई वेक्टर कोलिनियर नहीं है, मतलब ए बी एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर तो है, कोलिनियर नहीं है, कोप्लेनर तो है। तो ए बी सी वेक्टर आर क्या है हमारे पास, कोप्लेनर है। तो हमने पहले भी अभी पढ़ा जस्ट कि क्या पढ़ा था, कि अगर तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है, अगर मैंने इसको ए वेक्टर माना, इसको वी वेक्टर माना है, और इसको जो मैं यहाँ पर मान रहा था वो क्या था, आर वेक्टर, क्या था, आर वेक्टर। अगर तीनों ही कोप्लेनर है तो आर वेक्टर मेरा क्या होता था, टी वन टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस टी टू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। सिमिलरली अगर यहाँ पर बोला है कि नो वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो मतलब ए बी सी आर कोप्लेनर है, कोलिनियर नहीं है मतलब। अगर यहाँ पे तो क्या होगा, ये तीनों भी कोप्लेनर है। अगर तो कोप्लेनर है तो यहाँ पे ए बी और ये आर की जगह क्या लिखूंगा, सिर्फ सी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू टी वन टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस, सॉरी, प्लस टी टू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये लिख सकता हूँ क्योंकि आपस में तीनों ही क्या है, कोप्लेनर है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, टी वन ए वेक्टर प्लस टी टू बी वेक्टर, अगर सी को इस तरफ लेके आए तो माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे क्या मान लेना, जीरो वेक्टर, क्योंकि सारे वेक्टर तो ये भी वेक्टर में है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो टी वन टी टू और माइनस वन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर और प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहाँ पर हमें लेट करके बता देना है उसे कि हमने लेट क्या किया है, कि x इज इक्वल टू टी वन माना है और y इज इक्वल टू हमने टी टू माना है, और z को क्या माना है हमने, माइनस वन। सिंपल। अब यहाँ पे ये चीज़ तो प्रूफ हो गई, तो यहाँ पे ये भी चीज़ प्रूफ कर दो कि x y z की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर यहाँ पे x ही मिल रहा है, y ही मिल रहा है। और या तो फिर ऐसा बोल सकते हो कि टी वन टी टू बोल रहा है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू या तो माइनस वन मिल रही है, जेड की वैल्यू क्या हो रही थी, माइनस वन मिल रही थी। तो वही चीज़ हो गई, यहाँ पे टी वन टी टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया यहाँ का, पार्ट वन का, जो कि ओनली इफ़ का था। ठीक है, ओनली इफ़ में दो कंडीशन बन गए। अब इफ़ का करते हैं, अब पार्ट अभी इफ़ का भी बाकी है। ठीक है, तो अभी इफ़ का करते हैं। इफ़ वाले पार्ट में देखो क्या है, उल्टा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर और तुम्हें जेड सी वेक्टर दिया रहेगा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये चीज़ दिया हुआ है और हमको वापस से ऐसा प्रूव करना है कि ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है, आपस में क्या है, कोप्लेनर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी एक वेक्टर को यहाँ पर रखते हैं, बाकी सबको वो सेट कर देते हैं। तो सी वाले को इसी साइड रखते हैं और बाकी सबको सेट कर देते हैं। तो माइनस एक्स ए वेक्टर माइनस वाई बी वेक्टर। सी को क्यों कर रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, कुछ किसी को भी करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे सी को ये स्टार्टिंग में माना तो यहाँ पे भी सी मान लोगे तो ज़्यादा सही है। नहीं अगर ऐसा कुछ है तो कोई दूसरा भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सी वेक्टर क्या मिलेगा मुझे यहाँ से फाइनली, माइनस एक्स अपॉन
जेड ए वेक्टर माइनस वाई अपॉन जेड बी वेक्टर। इनको भी कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है। इनको अगर मैं बताऊं तो सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं ए के आगे मैंने वैसे एक्स माना था तो यहाँ पे टी वन ही मान लेता हूँ, सॉरी टी वन ही मान लेता हूँ क्योंकि एक्स तो पहले से ही है। तो इसको और इसको क्या मान लेता हूँ, टी टू मान लेते हैं, टी टू बी वेक्टर। यहाँ पे रीजन डाल देते हैं कि हमने लेट किया है टी वन इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन जेड एंड टी टू इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन जेड, ये मान लिया, ठीक है। ये आ गया, मतलब अगर तीनों वेक्टर्स आपस में अगर टी वन टी टू के रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, कोप्लेनर यही तो होता है। तो हैंस प्रूफ, इसमें हमें दो कंडीशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज़ और बोल सकते हो कि यहाँ पे जेड जीरो नहीं होना चाहिए, जेड जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बता सकते हो कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या आना चाहिए। एक्स की वैल्यू, सॉरी, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स की जगह पे बेसिकली एक्स के मतलब हाँ टी वन आएगा यहाँ से। एक्स की जगह पे क्या आएगा, टी वन आएगा। और एक्स टू की जगह पे टी टू आएगा। और सी की जगह पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है। हाँ, माइनस वन आएगा, माइनस वन आएगा इस साइड आएगा। तो एक तरफ करके ही तभी लिखना होता है ना, तो माइनस वन आएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ज़ीरो प्रूव करना था कि तीनों एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे, इसमें कोई भी ज़ीरो हो नहीं रहा है। तो अगर इसको नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करते हैं जो कि वेक्टर का एक पार्ट है, वेक्टर के ही थ्योरम्स का एक पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि इस थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है। हमें इंटरनल डिवीजन को प्रूव करना है, जो कि हमारा फाइनल फार्मूला हमारा ये मिलता है, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये बेसिकली चीज़ हमें मिलती है। अब यहाँ पे क्या किया, लेट ए वेक्टर मान लिया, ए को ए वेक्टर माना, ठीक है। बी को क्या मान लिया हमने, बी वेक्टर मान लिया। बी एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस, ये दोनों स्पेस के अंदर कहीं पर पॉइंट्स पड़े हुए। एंड आर बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, और आर उसी लाइन सेगमेंट पर आर लाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स इज इंटरनली, और उसे क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है। इस रेशियो में एम रेशियो एन में, अगर ये ऐसा होता है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फार्मूला जनरेट होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर कोई ए वेक्टर या आर वेक्टर या बी वेक्टर हमें लिखना है तो वो बेसिकली ओरिजिन से जॉइन होना ही चाहिए। ओरिजिन से जो भी हमारा, जैसे ओ ए है, ओ बी है, और हमारा ओ आर है, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर, क्या हो गए, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसका पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन से अगर ओ ए वैक्टर बोलो तो ए वैक्टर हो जाएगा, ओ बी बोलना जाए तो बी हो जाएगा, और ओ आर बोलना जाए तो आर वैक्टर हो जाता है। बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब हमने ऐसा ही पढ़ा है कि अगर ए बी वैक्टर कहीं लिखा हुआ है, ए बी वैक्टर का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ऐसा। लेकिन हमें कभी भी अगर ये फाइनल माइनस इनिशियल अगर पोजीशन वेक्टर में खेलना है तो हमें हरदम जो अल्फ़ाबेट्स होगी वो स्मॉलर लेटर्स के होंगे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या। हमें देखो पहले से ही गिवन में दे दिया है, या फिर हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि आर वेक्टर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, बी अ पॉइंट, पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड डिवाइडिंग इट इंटरनली, इंटरनली इन द इन द रेशियो एम रेशियो एन। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चन से उठा के डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें समझना है कि होगा क्या, कैसे इसे प्रूव करेंगे। बेसिकली हमारे पास आइडिया है कि जो ए आर है, डायग्राम में देखना है, जो ए आर है और जो आर बी है वो एम रेशियो एन में, मतलब ए आर अपॉन आर बी अगर किया जाए तो ये है मेरा एम रेशियो एन। लिख सकते हो कहाँ से आया, बाय गिवन, बाय
गिवन, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो एन टाइम्स ऑफ ए आर इज इक्वल्स टू मुझे एम टाइम्स ऑफ आर बी मिलेगा। ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि स्केलर चीज़ है, कुछ नंबर है, वो ए आर से मल्टीप्लाई हुआ, ए आर की जो भी लेंथ होगी, सॉरी, ए आर की जो भी लेंथ होगी उससे क्या है, एन मल्टीप्लिकेशन है एन, और आर बी के साथ एम मल्टीप्लाई है, ठीक है। दोनों भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों इक्वल है। अब मैं यहाँ पर अगर ऐसा बोल दूँ कि ए आर जो है, ए आर अगर वेक्टर में यहाँ पर एक मान लेता हूँ कि ए आर वेक्टर है, इस डायरेक्शन में हो गया मूव, और आर बी वेक्टर है तो भी इसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि ए आर एंड आर बी, ए आर वेक्टर एंड आर बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, क्लियर। आई आर एंड आर बी वेक्टर हैव अ सेम डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड भी हमने सेम कर दिया है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एन टाइम्स ऑफ, अगर ए आर वेक्टर आर बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये सिंपल सा लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें ये पता है ए आर वेक्टर होता क्या है, ए आर वेक्टर होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पे हमें पता है कि हमारा होगा बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, एन टाइम्स ऑफ आर वेक्टर माइनस एन टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस एम टाइम्स ऑफ आर वेक्टर। ये हो गया। अब यहाँ पे एम वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, एन वाले टर्म्स एक तरफ कर लो, तो एन आर प्लस एम आर, मतलब आर वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम बी प्लस एन ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आर वेक्टर को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास मिलेगा एम प्लस एन इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू निकालने जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड में क्या मिलेगा मुझे, एम प्लस एन, जो कि मुझे फाइनली प्रूव करना था। यहाँ पे चाहिए तो लिख लो हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। सीधा तुम्हें बताना है कि ए आर आर बी का रेशियो जो है वो एम रेशियो एन है, दोनों इक्वल्स होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में। देन कुछ नहीं करना है, हमें वो चीज़ें उठानी है, उसमें आर माइनस ए कर देना है। ये बेसिक चीज़ें होती है, ए आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आर माइनस ए, यहाँ पर भी, और सिर्फ सिंपल सा मैनिपुलेशन है और हमें फाइनली मिल जाएगा। सेम चीज़ हमें जो इंटरनल में किया है वही एक्सटर्नल में भी करना है। एक्सटर्नल का मैंने डायग्राम बना दिया है, ए और बी वेक्टर दोनों साथ में है, और जो आर वेक्टर है वो बाहर से कट कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। तो हमारा जो ए आर होगा वो एम होगा, जो बी आर होगा वो हमारा एन वेक्टर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेम चीज़ लिख सकता हूँ, वो गिवन लिख लेना। यहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, कि बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि ए आर अपॉन अगर मैं बी आर करता हूँ, ए आर अपॉन अपॉन बी आर, ए आर का जो है वो एम है और बी आर का जो मेरा है वो एन है। तो ये है गिवन में दिया हुआ है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो मुझे वही मिलेगा, एन टाइम्स ए आर वेक्टर, और मुझे मिल जाएगा एम एन, सॉरी, एम टाइम्स ऑफ बी आर वेक्टर मिल गया। ये दो चीज़ें मिल गई अगर, तो बस कहानी खत्म। अब इसमें क्या करना है, वही कि ए आर वेक्टर एंड बी आर वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम फिर वही, एन टाइम्स ऑफ ए आर इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ बी आर वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर लगाने की जरूरत है, यहाँ पर सिर्फ हम नॉर्मल लेंथ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर वेक्टर मत लगाना, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर लगाने की जरूरत है। ये जब लाइन लिखोगे कि ए आर और बी आर सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों वेक्टर्स को हम दोनों की लेंथ को हम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ये चीज़ें डिस्क्राइब होती है। अब आगे क्या करना है हमें, सेम वही लास्ट टाइम की तरह, एन टाइम्स ऑफ ए, सॉरी, आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर
इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ आर वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। सेम सिर्फ मैनिपुलेशन। अब क्या आएगा मेरा यहाँ पे, एन टाइम्स ऑफ आर माइनस एन टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ आर माइनस एम टाइम्स ऑफ बी। अब आर वाला टर्म एक तरफ, एन टाइम्स ऑफ आर, और इसको यहीं लेके आते चलिए, एम टाइम्स ऑफ एम आर। ठीक है, और अगर मैं एन ए को उस साइड लेके जाऊँ तो ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आर को कॉमन कर देता हूँ तो मुझे एन माइनस एम मिल जाएगा, और यहाँ पर भी मुझे एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर अपॉन में, नहीं अपॉन में तो नहीं आएगा अभी, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर, और अपॉन में आ जाएगा मेरा एन माइनस एम। अब देखो ये बोलोगे कि मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है। बेसिकली ऊपर से भी माइनस निकाला गया है, तो क्या आ जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस टाइम्स ऑफ एन ए वेक्टर, और अगर मैं नीचे से भी माइनस निकालूँ तो मुझे मिलेगा एम माइनस एन, और बाहर क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो ये भी हमारा सही है, और अगर तुम ये भी लिख के आते हो तो अभी सही है। ठीक है, लेकिन जो हमें प्रूव करने बोला है तो वही लेके आओ तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। ये दोनों भी काफ़ी सिंपल है और 4-4 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ही आने वाला है, और ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। सिर्फ तुम्हें ऊपर थोड़ा बहुत गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन लिख लो यहाँ पे अच्छे से, थोड़ा डिस्क्राइब कर दो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है वो लिख दो, फिर स्टार्ट कर दो प्रूफ के साथ, दैट्स इट। और ये लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता, और ये काफ़ी काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप है विद द को टर्मिनल एजेस ए बी एंड सी। हमें प्रूव करना है कि जो हमारा बॉक्स ए बी सी है वो हमारा क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये दो थ्योरम्स है हमारे पास, एक पैरेलल पाइप का, एक और है थ्योरम। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन का। तो इन दोनों भी थ्योरम्स में सिमिलरिटी, मतलब एकदम दोनों बेसिकली एकदम सेम है। तो पहले अगर इस थ्योरम पे जाने से पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें समझा देता हूँ कि होता क्या है, क्या क्या चीज़ें, क्या हमें ज़रूरत है। जैसे हम वॉल्यूम पढ़ते हैं, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम का जब भी यूनिट आप देख रहे हो तो या तो मीटर क्यूब होता है, या तो हो सकता है सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे ही यूनिट्स होते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख देते हो, क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक मीटर, या क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, यही चार चीज़ें लिखते हैं मोस्टली, मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आपके बुक में रहेगा। अब यहाँ पर समझना ये है कि अगर वॉल्यूम होता क्या है पहली बात, और वॉल्यूम निकलेगा कैसे, क्योंकि डायरेक्ट वॉल्यूम पे जाने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं बोलूँ कि एक छोटा सा एक कोई भी एरिया है, ठीक है, अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं उसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मुझे क्या चाहिए, एरिया, एरिया जो चाहिए वो क्या करता हूँ, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब किसी दो पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हमें क्या मिल जाता है, एरिया। एरिया होता है मीटर क्यूब, क्या होता है, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सारी चीज़ें होती है एरिया। अब इसमें हम अगर ये तो एक छोटा सा फ्लैट अगर एरिया है वो, अगर इसकी अगर हमें वॉल्यूम बनाने के लिए बोल दिया, अगर इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर दें, इसकी हाइट, क्या कर दें, हाइट, मतलब एक बॉक्स था उसमें हमने हाइट अगर एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो वो एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। और वॉल्यूम क्रिएट कर दिया तो अगर हम इसकी हाइट पता कर ले, यहाँ पर हम हाइट अगर पता कर ले, हाइट के बारे में, तो बेसिकली जो लेंथ और ब्रेथ है और उसमें अगर मैंने हाइट मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनली वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। ये बहुत ही सिंपल सा वॉल्यूम का डेफिनेशन है कि हमें वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो हमें कैसे मिलेगा। तो वॉल्यूम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। ठीक है, क्योंकि एरिया निकालने के बाद, मतलब बेस का हमें एरिया निकालना होता है, और देन उसके बाद हमें हाइट अगर उसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। अब बेसिकली अगर पैरेलल पाइप्ड है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेस निकालना पड़ेगा।
बेस ये है, ठीक है। और बेस के बाद मुझे एक हाइट निकालनी पड़ेगी इसी पैरेललोपाइप की। अगर मैंने हाइट निकाल दी और बेस निकाल दिया तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ये मेरा बेसिकली हमने ये समझा कि वॉल्यूम कैसे निकलता है, ठीक है। हम इसे रफ कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें थी, मैं इसे रफ कर देता हूँ। डायरेक्टली हम जंप कर देते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, कि हमें ये कैसे प्रूफ करना है। अब देखो, हमने बेसिक समझ लिया कि वॉल्यूम हमें कैसे निकलेगा। वॉल्यूम निकलेगा एरिया इंटू हाइट से निकलेगा। अब हमें प्रूफ समझना है कि इसका कैसा प्रूफ होगा, ठीक है। जो प्रूफ है इसका, सबसे पहले हमें लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप। क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू, अगर मैंने हाइट निकाल दी तो हो गया। अब समझना है कि एरिया किसका निकालना है, किसी का भी तो एरिया निकालने नहीं जाएंगे, जो बेस होता है उसका ही एरिया निकालते हैं। अब बेस यहाँ पे क्या दिख रहा है, OAGB। एरिया किसका चाहिए मुझे, एरिया मुझे चाहिए OAGB का। और हाइट क्या होगा, हाइट इसमें दिया नहीं था तो मैंने कंसिडर किया है C और S को, तो हाइट क्या हो गया मेरे पास, CS। मतलब ये दो चीज़ अगर निकल जाती है तो मैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप तक पहुंच जाऊंगा। अब समझो कि एरिया कैसे निकलेगा, किसी भी, ये बॉक्स है समझ लो, क्योंकि ये नीचे का बेस हमारा रेक्टेंगल टाइप का है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कोई डायग्राम है, यहाँ पर मुझे A वेक्टर और B वेक्टर पता है, तो मैं इसका बेसिकली डायरेक्टली एरिया निकाल सकता हूँ इस शेप का। एरिया होता था क्या, B क्रॉस A, ठीक है। B क्रॉस A या A क्रॉस B कर दो, दोनों भी क्या है हमारे एरिया आ जाएंगे। अगर हम ये क्या बोलते हैं, बस ये होगा कि डायरेक्शन उल्टा होगा, लेकिन हम एरिया को किस में लेंगे, मैग्नीट्यूड में लेंगे। एरिया को किस में लेंगे, मैग्नीट्यूड में। तो बी क्रॉस ए लिखो चाहे ए क्रॉस बी लिखो, दोनों की बात क्या होगी, सेम ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हमें कोई बेस के बारे में अगर पता है, उसमें दो वेक्टर्स, वो भी दोनों वेक्टर्स को इनिशियल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, को इनिशियल होने चाहिए। अगर को इनिशियल है तो हम दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एरिया लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मॉड के अंदर है, तो A क्रॉस B भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे समझते हैं कि इन दोनों को कैसे निकालेंगे, कैसे भी। हम स्टार्ट करते हैं हाइट के साथ, क्योंकि हाइट हमारा क्या है, CS है। तो हम पहले हाइट निकालते हैं, हाइट CS। देखो CS निकालेंगे कैसे, CS तो मैंने खुद से ड्रॉ किया है। CS क्या किया है, खुद से ड्रॉ किया, तो CS मुझे तो हाइट निकालनी है, तो मैं कैसे करूँगा, CS हाइट निकालूंगा। बेसिकली CS हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो OC है, OC वेक्टर जो मैंने C वेक्टर माना है, OC वेक्टर को क्या माना है, C वेक्टर। अब उसका प्रोजेक्शन हमें किस पे लेना पड़ेगा, जो ए और क्रॉस बी करने पर ये परपेंडिकुलर आएगा, जो ए क्रॉस बी करने पे ये परपेंडिकुलर आएगा। अगर मैं ओसी का उस पर प्रोजेक्शन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, CS हाइट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, CS हाइट। तो मुझे क्या करना है, अगर हाइट CS निकालना है, मैं मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इसका ओसी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ऑन ऑन ए क्रॉस बी पे। क्लियर, ए क्रॉस बी पे मैं प्रोजेक्शन किसका निकाल रहा हूँ, ओसी का। अगर ओसी का प्रोजेक्शन अगर इस पे निकल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, बेसिकली CS मिल जाएगा, जो कि मेरा हाइट है। अब प्रोजेक्शन निकालते कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर मेरा ए का प्रोजेक्शन ऑन बी है, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी है, तो हम लिखते थे ए डॉट बी, और जो बाद में होता है उसका ही क्या कर देते थे, मॉड नीचे लाते थे। अब यहाँ पे ओसी जो वेक्टर है वो क्या है मेरा, ओसी क्या है, सी वेक्टर है। तो डॉट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में ए क्रॉस बी वेक्टर, और नीचे ही क्या कर दूंगा, इसका मॉड ले लूंगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, हाइट CS आ गया। अब नेक्स्ट मुझे तो हाइट तो मुझे पता चल गया, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया एरिया ऑफ ब्रैकेट OAGB
अभी हमने बात किया कि एरिया तो काफ़ी सिंपल सा है, एरिया निकालना है अगर बेस का, तो दोनों भी वेक्टर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए और बी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये जो भी एरिया है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ए क्रॉस बी, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें ये पता है कि फ्रॉम, इसको वन लिख लेते हैं, सॉरी इसको क्या करते हैं, इसको वन लिख लेते हैं, इसको हम टू नाम दे देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, थ्री। तो यहाँ पर हम जस्टिफाई कर देते हैं कि हमें फ्रॉम फ्रॉम वन टू एंड थ्री हमें क्या मिला, वन टू थ्री से हमें ये मिला कि जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला था हमारे पास, एरिया, एरिया ऑफ ओ ए जी बी इंटू हाइट, हाइट क्या था हमारा, सी एस, ठीक है। तो यहाँ पे पुट आउट कर दो, क्या है मेरा ये, सी डॉट ए क्रॉस बी, और अपॉन में मुझे मिलेगा मॉड ए क्रॉस बी, और सॉरी ये तो मेरा हाइट लिख दिया मैंने पहले, सॉरी। अब मैं यहाँ पर एरिया लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी मॉड में। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, सी डॉट ए क्रॉस बी, और ये मेरा क्या होता है, बॉक्स सी ए बी। इसको मैं अरेंज कर दूँ अगर, तो मुझे मिलेगा ए बी सी, बॉक्स ए बी सी। ये क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम हो गया पैरेलल पाइप का। तो यहाँ पे लिख देना है फाइनली कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप क्या है, बॉक्स ए बी सी। तो ये सी ए भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली वो भी सेम ही चीज़ है। बस अगर इसको लीनियरली अगर अरेंज कर दोगे तो हमें ए बी सी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। सेम चीज़ें दूसरे में भी करना है, बस इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि करना क्या था। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया हमारा डायरेक्टली दोनों को क्रॉस करके निकल जाता है। हाइट से तुम्हें दिमाग में रखना है कैसे निकालना है, हाइट ऐसे निकालना है जो भी हाइट के बराबर है उसका ही प्रोजेक्शन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे लेना है। बस इतना दिमाग में रखना है कि प्रोजेक्शन लेना है, एक में प्रोजेक्शन लेना है, ये मस्ट नीडेड याद ही रखो, एक प्रोजेक्शन लेना है, और एरिया तो बहुत ही सिंपल है, दोनों का क्रॉस है, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टेट्राहेड्रॉन है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टेट्राहेड्रॉन को, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, अब विजिबल होगा शायद। तो टेट्राहेड्रॉन को अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालो तो 1/6 ए बी सी, यही निकालना है, ठीक है। अब इसमें भी डायग्राम में सिंपल सा बना दिया, ओ सी पी और ए नाम दे दिया, तो भी वेक्टर को बी मान लिया, ओ सी को सी मान लिया, और ओ ए को क्या माना, ए माना है। तो देखो यहाँ पे भी सिंपल ही है, ये हमारा बेस वाला पार्ट है, तो सबसे नीचे है वो हमारा क्या है, बेस का पार्ट है। तो अगर मुझे प्रूफ करना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, कि अगर मुझे प्रूफ करना है वॉल्यूम, क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, तो वही सिमिलर हमें क्या लिखना है, एरिया इंटू, एरिया इंटू क्या होता है, हाइट। अब सोचो, जो एरिया है, जो एरिया है हमारा नीचे का, बेस का, ट्रायंगल का, वो क्या आएगा, यहाँ पे समझते ज़रा कि यहाँ पर जो कोई भी डायग्राम है, ये डायग्राम एक टेट्राहेड्रॉन है, मतलब ये तीन पार्ट हुए हैं किसी भी ड्रम के, ये जो ड्रम है, ड्रम टाइप शेप है, इसके तीन पार्ट्स को हम लोग ने डिवाइड किया है। तो अगर तीन पार्ट्स में ऐसा करो, ड्रॉ करो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा ड्रॉ किया जाए,
ये एक पार्ट बनेगा, ये एक पार्ट बनेगा, ये एक पार्ट बनेगा और ये एक पार्ट बनेगा। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जो ये हमारा नीचे वाला एरिया बनता है 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसका ट्राइंगल है नीचे? ओ सी बी, ओ सी बी। और हमें हाइट निकालना है, ठीक है, यही है। यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रॉन क्या है, एक कोन का 3 पार्ट में से इसको मतलब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो इसमें से हम 3 पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। बेसिकली चाहिए तो याद करके चलो, या तो फिर ऐसा थोड़ा दिमाग में रखो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होगा, 1/3 करना है मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट, ठीक है, इतना दिमाग में रखना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल वही बेस लेना है, बेस लेना मतलब क्या है, यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बी दिख रहा है, तो सी क्रॉस बी कर दूंगा, क्या कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे मुझे सी वेक्टर दिख रहा है और यहाँ पे मुझे बी वेक्टर दिख रहा है, तो मैं इन दोनों का क्रॉस कर दूंगा तो मुझे क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। एरिया अगर निकालना है सिंपल सा, एरिया तो डायरेक्टली हो जाएगा मेरा सी क्रॉस बी, या चाहिए तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी, दोनों भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बी क्रॉस सी, जो भी सी क्रॉस बी आया वो क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर भी है। अगर मैग्नीट्यूड में ना ले तो, मैग्नीट्यूड में ना ले तो क्या परपेंडिकुलर वेक्टर है। और यही परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या लिखा है, बी क्रॉस सी लिख लेते हैं इसको। अब ये बी क्रॉस सी तो है, मुझे यहाँ पर हाइट चाहिए, ठीक है, कौन टाइप का है, टेट्राहेड्रॉन है तो इसमें हाइट, ये हाइट नहीं है, बेसिकली बेसिकली हाइट होगा जो इसके मिड तक जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट होगा। अगर मैं इसे ए और इसको भी एस मान लेता हूँ, ये जो हमारा सेंटर है उसे एस मान लेते हैं हाइट के, तो ए एस मेरा हाइट है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जो ओ ए है, ओ से ए तक, मतलब नीचे बॉटम से लेके ऊपर तक ए तक, जो ओ ए है अगर उसका मैं प्रोजेक्शन निकाल लूँ बी क्रॉस सी पे, तो मुझे बेसिकली क्या मिल जाएगा, ए एस मिल जाएगा, जो ओरिजिनल हाइट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हाइट पे आता हूँ कि मुझे हाइट क्या निकालना है, हाइट निकालना है मुझे ए एस, क्या निकालना है, ए एस, ठीक है। अगर मुझे ए एस हाइट निकालना है तो ए एस हाइट का मतलब प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ओ एस, ओ एस ऑन बी क्रॉस सी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ओ एस ऑन बी क्रॉस सी वेक्टर। नेक्स्ट हम बढ़ते आगे, प्रोजेक्शन ऑफ ओ एस, ओ एस क्या है मेरा, सॉरी ओ ए, ओ ए, ओ ए क्या है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर यहाँ पे लूँगा तो बी क्रॉस सी, और नीचे क्या आ जाएगा उसका, मॉड बी क्रॉस सी आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गई, हाइट हो गई। अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया का डायरेक्टली बता दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या था मेरा, ओ सी डी, ओ सी बी सॉरी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा, बी क्रॉस सी, इसमें मॉड में, तो वही सिर्फ 1 2 और क्या मान लो उसे, 3 मान लो। यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखना, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी कि एरिया का ट्रायंगल है तो हाफ आएगा, क्या आएगा, हाफ भी साथ में आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या मिलेगा मुझे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, वी गेट क्या मिल जाएगा मुझे, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या है, एरिया है मेरा मॉड बी क्रॉस सी, और हाइट क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन में मॉड बी क्रॉस सी। यहाँ पे 1/3 पहले भी था और एरिया के साथ 1/2 आया, ठीक है, यहाँ पे 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया था, ठीक है, और इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली मॉड, मॉड वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे 1/6, क्या मिल जाएगा मुझे, 1/6 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसका मतलब हो गया
1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी सी, और यही क्या है मेरा फाइनल आंसर। तो हैंस प्रूफ्ड। सिंपल सा, ये दो चीज़ें निकालनी है फिर से। एक तो एरिया, एरिया निकालना सबसे सिंपल है, सिर्फ प्रोजेक्शन दिमाग रखना है कि प्रोजेक्शन कैसे निकालना है। तो इन दोनों क्रॉस कर लेना, जो भी आएगा परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ से, तो ओ ए जो भी है उसका क्या डायरेक्ट प्रोजेक्शन ला देना, जो कि हमें क्या मिल जाएगा, हाइट ए एस मिल जाएगा। और ऐसे थ्योरम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इजी थ्योरम से ही है। एक काम करता हूँ, इस थ्योरम को भी थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट, इससे विजिबल हो। ये विजिबल नहीं है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।